The Warrior, please DD News से जुड़िए। Hi, my name is Katki Gonsalves and everyone is a Swachhata warrior. नमस्कार। इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शहला निगार और मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना सिंह, जो साइन लैंग्वेज में आप तक खबरों को पहुंचाएंगी। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। मन की बात के 108वें संस्करण में प्रधानमंत्री ने किया वर्ष 2023 की उपलब्धियों का जिक्र। कहा, आज भारत का कोना कोना आत्मविश्वास से भरा हुआ है। 2024 में भी इसी भावना और गति को बनाए रखने का किया आह्वान। अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर में रामलला होंगे विराजमान। पीएम मोदी ने मन की बात में की सभी कलाकारों से हैशटैग श्री राम भजन के साथ रचनाओं को सोशल मीडिया पर शेयर करने की अपील। आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत केंद्र का एक और बड़ा फैसला। जम्मू कश्मीर के तहरीक-ए-हुर्रियत संगठन को गैर कानूनी घोषित किया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति या संगठन को तुरंत किया जाएगा विफल। केंद्र सरकार ने गठित किया 16वां वित्त आयोग। प्रख्यात अर्थशास्त्री डॉक्टर अरविंद परगड़िया को दी गई अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी। केंद्र और राज्य के बीच राजस्व बंटवारे सहित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आयोग देगा सिफारिश। समुद्र में व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए भारत का बड़ा कदम। भारतीय नौसेना ने मध्य और उत्तरी अरब सागर में बढ़ाई चौकसी। कई विध्वंसक और युद्धपोत किए तैनात। न्यूजीलैंड में नए साल 2024 का जोरदार स्वागत। ऑकलैंड के स्काई टावर पर नए साल का भव्य जश्न। देश में भी नए साल के जश्न की जोरदार तैयारी। लोगों ने किया पर्यटन स्थलों का रुख। और भीषण ठंड की चपेट में उत्तर भारत। शीतलहर और कोहरे ने बढ़ाई ठिठुरन। सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित। मौसम विभाग के अनुसार कुछ दिनों तक देश के उत्तरी हिस्से को कोहरे से नहीं मिलेगी राहत। और अब खबरें देखेंगे विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 108वें एपिसोड में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। ये पीएम मोदी की इस साल की अंतिम मन की बात थी। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इस वर्ष की उपलब्धियों का जिक्र किया और साथ ही साथ देशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं भी दी। पीएम ने कहा कि 140 करोड़ भारतीयों की ताकत के बलबूते इस साल हमारे देश ने कई विशेष उपलब्धियां हासिल की हैं। आज विकसित भारत का कोना कोना आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की भावना से ओतप्रोत है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ, जिसकी प्रतीक्षा बरसों से थी। बहुत सारे लोगों ने पत्र लिखकर भारत के 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर खुशी जाहिर की। अनेक लोगों ने मुझे G20 समिट की सफलता याद दिलाई। साथियों, आज भारत का कोना कोना आत्मविश्वास से भरा हुआ है। विकसित भारत की भावना से, आत्मनिर्भरता की भावना से ओतप्रोत है। 2024 में भी हमें इसी भावना और मोमेंटम को बनाए रखना है। दिवाली पर रिकॉर्ड कारोबार ने ये साबित किया कि हर भारतीय वोकल फॉर लोकल के मंत्र को महत्व दे रहा है।
प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि अयोध्या में राम मंदिर को लेकर पूरे देश में उत्साह है, उमंग है। पीएम ने कलाकारों से हैशटैग श्री राम भजन के साथ रचनाओं को सोशल मीडिया पर शेयर करने की भी अपील की। मेरा आपसे अनुरोध है कि हैशटैग श्री राम भजन के साथ आप अपनी रचनाओं को सोशल मीडिया पर शेयर करें। ये संकलन भावों का, भक्ति का ऐसा प्रवाह बनेगा जिसमें हर कोई राममय हो जाएगा। प्रधानमंत्री ने मन की बात में शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा की। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के फिट इंडिया की पहल ने मुझे अपने फिटनेस मंत्र आप सभी के साथ शेयर करने के लिए प्रोत्साहित किया। यही है, वन कैन नॉट आउट ट्रेन अ बैड डाइट। इसका अर्थ ये है, आप कब खाते हो और क्या खाते हो, इसके बारे में आपको बहुत सावधान रहना होगा। हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने सभी को बाजरा खाने के लिए इनकरेज किया है, जो कि इम्यूनिटी बढ़ाता है और टिकाऊ खेती करने में सहायता करता है और पचाने में भी आसान है। रेगुलर एक्सरसाइज और 7 घंटे की पूरी नींद बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है और फिट रहने के लिए मदद करती है। इसके लिए बहुत डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी की ज़रूरत होगी। जब आपको इसका रिजल्ट मिलने लग जाएगा तो आप डेली खुद ही एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दोगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में आधुनिक तकनीक के प्रयोग पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में काशी तमिल संगमम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रयोग का भी जिक्र किया। वो दिन दूर नहीं जब किसी एक भाषा में संबोधन हुआ करेगा और जनता रियल टाइम में उसी भाषण को अपनी भाषा में सुना करेगी। ऐसा ही फिल्मों के साथ भी होगा। जब जनता सिनेमा हॉल में एआई की मदद से रियल टाइम ट्रांसलेशन सुना करेगी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ये टेक्नोलॉजी हमारे स्कूलों, हमारे अस्पतालों, हमारी अदालतों में व्यापक रूप से इस्तेमाल होने लगेगी तो कितना बड़ा परिवर्तन आएगा। मैं आज की युवा पीढ़ी से आग्रह करूंगा कि रियल टाइम ट्रांसलेशन से जुड़े एआई टूल्स को और एक्सप्लोर करें, उन्हें 100% फुल प्रूफ बनाएं। प्रधानमंत्री ने मातृभाषा में शिक्षा देने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि बदलते हुए समय में हमें अपनी भाषाएं बचानी भी हैं और उनका संवर्धन भी करना है। गांव में बच्चों को कुडुख भाषा में शिक्षा दी जा रही है। स्कूल का नाम है कार्तिक उरांव आदिवासी कुडुख स्कूल। इस स्कूल में 300 आदिवासी बच्चे पढ़ते हैं। ये भाषा धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही थी, जिसे बचाने के लिए इस समुदाय ने अपनी भाषा में बच्चों को शिक्षा देने का फैसला किया है। हमारा प्रयास है कि भाषा किसी भी बच्चे की शिक्षा और प्रगति में बाधा नहीं बननी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत भूमि को हर कालखंड में देश की विलक्षण बेटियों ने गौरव से भर दिया है। पीएम ने सावित्रीबाई फुले और रानी वेलु नाचियार को नमन करते हुए कहा कि उनका व्यक्तित्व ऐसे प्रकाश स्तंभ की तरह है जो हर युग में नारी शक्ति को आगे बढ़ाने का मार्ग दिखाता रहेगा। 3 जनवरी को हम सभी इन दोनों की जन्म जयंती मनाएंगे। सावित्रीबाई फुले जी का नाम आते ही सबसे पहले शिक्षा और समाज सुधार के क्षेत्र में उनका योगदान हमारे सामने आता है। वे हमेशा महिलाओं और वंचितों की शिक्षा के लिए जोरदार तरीके से आवाज उठाती रही। साथियों, विदेशी शासन के खिलाफ संघर्ष करने वाली देश की कई महान विभूतियों में से एक नाम रानी वेलु नाचियार का भी है। अंग्रेजों के खिलाफ रानी वेलु नाचियार जिस बहादुरी से लड़ी और जो पराक्रम दिखाया, वो बहुत ही प्रेरित करने वाला है।
और अब अगली खबर। गृह मंत्रालय ने तहरीक-ए-हुर्रियत जम्मू कश्मीर को अगले 5 वर्षों के लिए गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत गैर कानूनी घोषित कर दिया है। ये संगठन जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने और इस्लामिक शासन स्थापित करने की निषिद्ध गतिविधियों में शामिल है। ये समूह जम्मू कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए भारत विरोधी प्रचार फैला रहा था और आतंकवादी गतिविधियां जारी रख रहा था। इसकी घोषणा करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर लिखा कि तहरीक-ए-हुर्रियत को जम्मू कश्मीर में यूएपीए के तहत एक गैर कानूनी संघ घोषित किया गया है। ये संगठन जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करने और इस्लामिक शासन स्थापित करने की निषिद्ध गतिविधियों में शामिल है। ये समूह जम्मू कश्मीर में अलगाववाद को बढ़ावा देने के लिए भारत विरोधी प्रचार कर रहा है और आतंकवादी गतिविधियां जारी रख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति या संगठन को तुरंत विफल कर दिया जाएगा। और आपको बता दें कि प्रख्यात अर्थशास्त्री डॉक्टर अरविंद पनगड़िया को 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वो नीति आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। ऋत्विक रंजनम पांडेय को आयोग का सचिव बनाया गया है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में 16वें वित्त आयोग के लिए संदर्भ शर्तों को मंजूरी दी गई थी। वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच करों की शुद्ध आय के वितरण, अनुदान, सहायता और राज्यों के राजस्व और नियत अवधि के दौरान पंचायतों के संसाधनों की पूरकता के लिए आवश्यक उपाय करने तथा आय से संबंधित हिस्सेदारी को राज्यों के बीच आवंटन को लेकर अपनी सिफारिशें देगा। समुद्र में व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए भारत ने बड़ा कदम उठाया है। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में निगरानी बड़े पैमाने पर बढ़ा दी है। मध्य और उत्तरी अरब सागर में कड़ी निगरानी सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त तैनाती की गई है। गौरतलब है कि बीते दिनों लाल सागर, अदन की खाड़ी और मध्य तथा उत्तरी अरब सागर में गुजर रहे जहाजों पर हमलों की घटनाएं देखी गई थी। पोरबंदर तट के दक्षिण पश्चिम में 220 समुद्री मील दूर एमवी चेम प्लूटो पर ड्रोन हमले की घटना ने भी समुद्री सुरक्षा संबंधी चिंताओं को बढ़ा दिया था। इनके जवाब में भारतीय नौसेना ने मध्य उत्तरी अरब सागर में समुद्री निगरानी प्रबंधों को काफी बढ़ाया है। समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने और किसी भी घटना की स्थिति में व्यापारिक जहाजों को सहायता प्रदान करने के लिए विध्वंसक और युद्धपोतों को तैनात किया गया है। लंबी दूरी के समुद्री गश्ती विमानों द्वारा निगरानी को और बढ़ा दिया गया है। राष्ट्रीय समुद्री एजेंसियों के समन्वय से भारतीय नौसेना द्वारा समग्र स्थिति पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। भारतीय नौसेना ने इसकी जानकारी देते हुए अपने बयान में कहा है कि वो क्षेत्र में व्यापारिक जहाजरानी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लखनऊ में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से मुलाकात की। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। आवास योजना के लाभार्थियों ने केंद्र सरकार से मिली मदद की सराहना की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह असम में तेजपुर विश्वविद्यालय के 21वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। राजनाथ सिंह विश्वविद्यालय के सफल छात्रों को डिग्री और डिप्लोमा उनके द्वारा प्रदान किए गए। इनमें 46 योग्य अभ्यर्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए गए। इस मौके पर राजनाथ सिंह ने कहा कि आज भारत दुनिया में सबसे तेज गति से बढ़ने वाला देश बन गया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि 2014 में जहां भारत दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्था में था, तो वहीं आज भारत टॉप 5 में पहुंच गया है और 2026 के अंत तक टॉप 3 में आ जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार भारत आज़ादी के 100 वर्ष बाद यानी कि साल 2047 तक दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बन जाएगा। 2014 में हम जहां दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमीज में खड़े थे, आज हम सीना ठोक कर कह सकते हैं कि भारत दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज में आकर खड़ा हो गया।
और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी कंट्री को एश्योर किया है कि 26 समाप्त होते होते 2027 आते आते भारत की इकॉनमी दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ी हो जाए। और यह भी मैं आपको एश्योर करना चाहता हूं, भारत इस समय भारत की इकॉनमी वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी, और यही हमारी ग्रोथ यदि बनी रही तो 2047 आते आते यानी इंडिपेंडेंस के 100 वर्ष पूरा होने पर भारत दुनिया की टॉप इकॉनमी बनकर खड़ा हो जाए। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में नकली दवा मिलने के मामले पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल सरकार पर हमला बोला। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को इस पर जवाब देना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिल्ली की चिंता होती तो दिल्ली की जनता के साथ खड़े होते। एक शब्द उनके मुंह से नहीं निकला है कि दिल्ली के अस्पतालों में नकली दवाइयां कहां से आ गई। जो कंपनी नकली दवाइयां बना रही थी उनके टेंडर खत्म होने के बाद भी उनको एक्सटिंक्शन क्यों दी गई? जवाब दे मुख्यमंत्री। कानून प्रक्रिया तो कानून के हिसाब से काम करेगी। शराब घोटाले का सच पूरी दिल्ली को मालूम है, पूरे देश को मालूम है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन नए साल पर इतिहास रचने को तैयार है। इसरो कल देश का पहला पोलरिमेट्री मिशन लॉन्च करेगा। इसे श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सुबह 9:10 पर लॉन्च किया जाएगा। इसमें PSLV C58 के साथ एक्स-रे पोलरिमेट्री सैटेलाइट को भेजा जाएगा। ये सैटेलाइट एक्स किरणों का डेटा कलेक्ट करके ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों का अध्ययन करेगा। इसमें पल्सर, ब्लैक होल, एक्स-रे, बायनरेज, एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियल, न्यूट्रॉन स्टार्स और नॉन थर्मल सुपरनोवा के बचे हुए हिस्से शामिल हैं। अमेरिका ने लाल सागर में एक मालवाहक पोत पर हमले का प्रयास कर रही 3 नौकाओं को तबाह कर दिया है। ये नौकाएं यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों की बताई गई हैं। अमेरिकी मध्य कमान ने एक वक्तव्य में बताया कि कंटेनर शिप पर 4 नौकाओं ने हमला करने का प्रयास किया था। नौकाओं से जहाज पर छोटे हथियारों द्वारा हमला किया गया। नौकाएं जहाज की 20 मीटर की परिधि में आ गई थी। जहाज ने सहायता के लिए संदेश भेजा, जिसके जवाब में अमेरिकी हेलीकॉप्टर मदद के लिए पहुंचे। अमेरिकी मध्य कमान के अनुसार नौकाओं का प्रयास जहाज पर पहुंचने का था। नौकाओं ने अमेरिकी हेलीकॉप्टरों को देखकर उन पर भी हमला किया। इन हेलीकॉप्टरों ने जवाबी कार्रवाई में 3 नौकाओं को डुबो दिया, जबकि चौथी वहां से भाग निकली। इस कार्रवाई में इन नौकाओं के चालक दल के सदस्यों की भी मौत हो गई है। कार्रवाई में किसी अमेरिकी को चोट नहीं आई है। और विश्व के कुछ हिस्सों में नए साल ने दस्तक दे दी है। न्यूजीलैंड में नए साल का यानी साल 2024 का जोरदार स्वागत किया गया। ऑकलैंड के स्काई टॉवर पर नए साल का भव्य जश्न मनाया गया। इस मौके पर हुई शानदार आतिशबाजी ने लोगों का मन मोह लिया। देश के अलग अलग हिस्सों में 2023 के अंतिम सूर्यास्त का नज़ारा किया गया और इसके साथ ही कितनी ही यादें लिए 2023 के आखिरी दिन का सूरज डूब गया। अब देशवासियों को नए साल का बेसब्री से इंतजार है। साल के अंतिम सूर्यास्त को देखने के लिए समुद्र तटों पर लोगों की काफी भीड़ रही। नए साल की दस्तक के बीच देश भर के पर्यटन स्थलों पर भीड़ बहुत बढ़ गई है। असम के पर्यटन स्थलों पर भी लोगों का जमघट लगा हुआ है। नए साल से पहले असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है। वहीं हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर जैसे पहाड़ी इलाकों में बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के मनाली में हजारों पर्यटक पहुंच चुके हैं और ये संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है।
नए साल का जश्न है और जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। ऐसे में सड़क पर ट्रैफिक ना बढ़े, इसके लिए लाहौल और स्पीति की पुलिस ड्रोन के माध्यम से यातायात की निगरानी रख रही है। अधिकारियों के अनुसार कानून व्यवस्था की स्थिति और पर्यटकों की सुरक्षा को देखते हुए भी ये निगरानी हो रही है। जम्मू कश्मीर के पटनी टॉप में नए साल की पूर्व संध्या पर पर्यटकों की आवाजाही बढ़ रही है। भारी संख्या में पर्यटक पटनी टॉप पहुंच रहे हैं और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद उठा रहे हैं। इसके अलावा कुद और बटोटे जैसे आसपास के पर्यटन स्थल भी पूरी तरह से पर्यटकों से भरे हुए हैं। देश के कई इलाकों जिनमें पंजाब और दिल्ली से भी भारी संख्या में पर्यटक नए साल का आनंद लेने के लिए पटनी टॉप पहुंचे हैं। नए साल के आगमन से पहले देश भर में उमंग और उत्साह का नजारा देखने को मिल रहा है। बिहार के कश्मीर कहे जाने वाले पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में भी पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ने लगी है। सर्दी के इस मौसम में सुबह की खिलती धूप और कल नदियों के पानी के साथ जीव जंतुओं को करीब से देखने की हसरत पर्यटकों को काफी आकर्षित कर रही है। पर्यटक यहां जंगल सफारी, नौकायन और राफ्टिंग के साथ झूला पुल का भी आनंद उठा रहे हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए डीटी न्यूज। दुनिया की बिसात, शहमात का खेल, वैश्विक कूटनीति, सियासी तालमेल, उभरती नई विश्व व्यवस्था, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, ग्लोबल वार्मिंग ही नहीं, ग्लोबल वार्निंग भी। जंग का जुनून हो या शांति की पहल, सभी वैश्विक हलचल, खबर जो करे खबरदार, देश देशांतर से जिसका सरोकार, बात दुनिया जहान की, खबर दुनिया की। नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और हम लेकर आ रहे हैं भारत के इतिहास का सबसे बड़ा सिंगिंग रियलिटी शो, जहां अवसर मिलेगा ऐसी प्रतिभाओं को जिन्होंने विलुप्त होती हुई हमारी संस्कृति को आज तक अपने दम पर बचा कर रखा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हमारे फोक म्यूजिक यानी लोक संगीत की। यदि आप हैं फोक सिंगर, लोक गायक और चाहते हैं कि पूरा भारत का दिल आप जीत लें मंच पर आकर, तो दिए गए नंबर पर संपर्क करें। ये ऑडिशंस बिल्कुल मुफ्त हैं। याद रहे, ये मौका है अपने राज्य को आगे लाने का, ये मौका है इतिहास बनाने का। सड़क दुर्घटना में प्राथमिक चिकित्सा का है विशेष महत्व। घायल व्यक्ति को सावधानी से निकालें, व्यक्ति की सांस व नब्ज जांच लें। चोट लगने पर तुरंत प्राथमिक उपचार आवश्यक है। खून बह रहा हो तो कपड़ा बांधकर रोकें। घायल व्यक्ति को खड़ा करने या चलाने की कोशिश बिल्कुल न करें। कैसे करें घायल व्यक्ति की सहायता? घायल व्यक्ति की गर्दन, पीठ व रीढ़ सीधी रखें। हड्डी टूटी हो तो लकड़ी का सहारा देकर उसे बांध दें। कुछ खास बातों का ध्यान रखें। यदि व्यक्ति बेहोश हो तो उसके मुंह में कुछ न डालें। बेहोश व्यक्ति को पानी पिलाने की कोशिश न करें। यदि कोई नुकीली वस्तु शरीर में घुस गई हो तो उसे निकालने की कोशिश न करें। घायल व्यक्ति की सहायता में हर क्षण है कीमती। जल्द से जल्द पुलिस या एम्बुलेंस को बुलाएं। घायल व्यक्ति को तुरंत सुरक्षित तरीके से अस्पताल ले जाएं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार घायल की सहायता करने वाले व्यक्ति से कोई पूछताछ नहीं की जाती। सही समय पर प्राथमिक उपचार से बच सकती है घायल व्यक्ति की जान। घायल व्यक्ति की सहायता अवश्य करें। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में वर्ष 2023 के अंतिम दिन श्री महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती की गई। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किए।
उत्तर प्रदेश के वाराणसी में वर्ष 2023 के अंतिम दिन दशाश्वमेध घाट पर विशेष गंगा आरती की गई। और लखनऊ में विकसित भारत संकल्प यात्रा को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य है कि कोई भी लाभार्थी छूट ना जाए। जिनको हमने लाभ पहुंचाया है उन तक लाभ पहुंचे और लाभ पहुंचने में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। तकलीफ हमने समझी नहीं होगी, जानी नहीं होगी, उनको हमको सेवा करके मुख्य धारा में लाना है, तब हमारी विकसित भारत की संकल्पना पूरी होगी, ये हमको ध्यान रखना। और इसीलिए ये जो कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी जी ने चलाया है विकसित भारत संकल्प यात्रा, इसमें हमने अपने आप को समावेश करना है। इसके साथ ही जेपी नड्डा ने कहा कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास हुआ है और लोग गरीबी की रेखा से बाहर आए हैं। वो बोल रही है कि भारत की गरीबी 13 करोड़ 50 लाख लोग गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गए हैं, वो ऊपर हो गए, एपीएल में आ गए। ये आईएमएफ बोल रही है। आईएमएफ बोल रही है कि अति गरीबी 1% से भी कम हो गई। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने दिल्ली के रंग भवन सभागार में राम मंदिर पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया। राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत नामक इस पुस्तक को प्रोफेसर गीता सिंह और आरिफ खान भारती ने लिखा है। लोकार्पण समारोह में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार ने भी शिरकत की। इस अवसर पर विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष आलोक कुमार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी जी महाराज के साथ साथ कई गणमान्य हस्तियां मौजूद थीं। शेयर बाजार के लिए साल 2023 शानदार साबित हुआ। सेंसेक्स और निफ्टी जैसे प्रमुख सूचकांकों में साल के दौरान करीब 20% की तेजी देखी गई। शेयर बाजार के इस शानदार सफर के बीच विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी कि एफपीआई ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भारतीय बाजार में एफपीआई ने 2.37 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया। वहीं एनएसडीएल के आंकड़ों के अनुसार इस साल दिसंबर में एफपीआई ने इंडियन इक्विटीज में 66,135 करोड़ रुपए की खरीदारी की। इनके अलावा एफपीआई ने इक्विटी में 1.71 लाख करोड़ रुपए और ओवरऑल 2.37 लाख करोड़ रुपए डाले। देश में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। सक्रिय मामलों की संख्या 4,309 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोरोना के 841 मामले दर्ज किए गए। इस दौरान 3 लोगों की मौत भी हो गई। और पंजाब के तरनतारन में बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने एक पाकिस्तानी ड्रोन बरामद किया है। ड्रोन के साथ प्रतिबंधित पदार्थ का एक पैकेट भी बरामद किया गया है। पैकेट में ड्रग्स होने का संदेह जताया जा रहा है। बीएसएफ के अनुसार पाकिस्तान की ओर से एक उड़ती हुई वस्तु की आवाज़ सुनी गई, जिसके बाद इसे बरामद किया गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली भर में वायु गुणवत्ता सूचकांक कई क्षेत्रों में गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। आनंद विहार में क्यूआई 425, द्वारका सेक्टर 8 में 425, आरके पुरम में 426, मुंडगांव में 431 दर्ज किया गया है।
देश के कई राज्यों में शीतलहर का सितम जारी है। उत्तर भारत में ठंड के साथ कोहरा भी बढ़ता जा रहा है। सुबह और शाम के समय घने कोहरे का असर यातायात पर भी पड़ा है, जिसकी वजह से कई ट्रेनें देरी से चल रही हैं। वहीं हवाई सेवा भी काफी प्रभावित हुई है। मौसम विभाग ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में भी कोल्ड डे की स्थिति होने की संभावना जताई गई है। और आपको लिए चलते हैं ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में, जहां पर नए साल का जश्न मनाया जा रहा है। जी हां, ये तस्वीरें हैं जो आप सीधे देख रहे हैं सिडनी से। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में नए साल का जश्न, स्वागत की ये तस्वीरें। तो ये देख रहे हैं आप नए साल का काउंटडाउन, 5, 4, 3, 2 और 1। और ये देखिए, ये जश्न की आतिशबाजी की शानदार खूबसूरत तस्वीरें जिसे इस समय दुनिया देख रही है। नए साल का जश्न ऑस्ट्रेलिया सिडनी में। पूरी दुनिया में नए साल के आगमन की तैयारी हो रही है, लेकिन कई देशों में इस समय नए साल का जश्न मनाया जा रहा है, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से ये खूबसूरत और शानदार तस्वीरें, मनमोहक नज़ारे। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से शानदार तस्वीरें। नए साल 2024 का आगाज हो गया है और उसमें जोरदार आतिशबाजी की मनमोहक और खूबसूरत तस्वीरें जो सभी के दिलों को लुभा रही हैं। फिलहाल इस विशेष बुलेटिन में मेरे और बीना के साथ अभी के लिए बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।